हे एवरीवन, मैं हूं सब इंस्पेक्टर साधना और मेरे पास एक किसी बिहारी का, शायद सूरज बिहारी का मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रहती हैं, तो हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए और हमें ट्रिक कैसे बनाना चाहिए जैसे कि जिससे कि आपको सारी चीज़ें याद रहें। और जब भी आप रिवाइज करते हैं किसी चीज़ का तो वो आपको सारी चीज़ें समय पर आपको कैसे याद आ जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है क्योंकि क्या रहता है, जो आपका जो जीएस है वो बहुत अथाह है। मतलब कि आप पढ़ते जाएंगे तो चीजें आप पीछे पाएंगे कि आप चीजें भूलते भी चले जा रहे हैं। तो हम ऐसे कैसे पढ़ें कि जो हमारी सारी चीजें हैं वो हमें कम से कम याद रहें। तो मैं आज इसी पर चर्चा करने वाली हूँ। तो उसके लिए आवश्यक है, सबसे पहले जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं उसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले आप एक नोटबुक अपने पास में रखिए। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि जब भी हमें लगता है कि ये मुझे ट्रिक से याद करना है या इसको मैं ऐसे याद नहीं रख पाऊंगा या सेम चीजें हैं, तो वो ट्रिक से ही हमें याद रह सकती हैं। तो आपको जरूरी है कि ट्रिक आप लिखते भी चलें, क्योंकि यदि आप लिखेंगे नहीं तो आप दोबारा पढ़ने के लिए बैठेंगे तो फिर आप एक दूसरी ट्रिक बना लेंगे। तो ऐसे करके आपके पास बहुत ट्रिक हो जाएंगी और सारा फिर आपका मिला जुला हो जाएगा, तो ऐसे करके आपको याद नहीं रहेगी। तो आप एक अलग कॉपी बना लीजिए शॉर्ट ट्रिक की। अब मैं आपको बताती हूँ कि शॉर्ट ट्रिक आपको बनाना कैसे है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाना है, हर चीज आप शॉर्ट ट्रिक से याद रखेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो फिर कई सारे ट्रिक हो जाएंगे और आपकी कॉपियां भी भरती चली जाएंगी। तो कई सारी चीजें हमें अपने मन में भी करनी रहती है कि हाँ चलो ये हो गया, ये मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है। तो जो आपको ट्रिक से याद रखना है वो करीब आपको 30 से 40% आपको ट्रिक से याद रखना है। बाकी जो 40% चीजें हैं वो आपकी ऐसे ही आपको याद हो जाएंगी, बल्कि 50% जो चीजें होती हैं वो हमें वैसे ही बिना ट्रिक के याद हो जाती हैं। ट्रिक की जरूरत उन चीजों में पड़ती है जो एक जैसे होते हैं बिल्कुल, तो वहां पर हमें ट्रिक लगाने की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि मेरे पढ़ने का तरीका कैसा है, जिससे कि मुझे चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रह पाती हैं। जैसे कि अभी मैं पढ़ रही थी भारत के प्रधानमंत्री, तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री को देख रही हूँ मैं अभी, इसमें लिखा हुआ है कि 1961-63 में गृह मंत्री, 64 में विदेश मंत्री रहे, प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई, जय जवान जय किसान इन्हीं का नारा था, इनके समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। ठीक है, अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि लाल बहादुर शास्त्री का जो अपने इतना जो पढ़ा एक पैरा पूरा, उसमें विजय शब्द का बहुत उल्लेख हुआ है। जैसे कि ये विदेश मंत्री रहे, इनकी विदेश में मृत्यु हुई। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। ठीक है, अब विजय घाट, किसके समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है या फिर लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है। जैसे तो उसमें कई सारे आते हैं क्योंकि सबके बने हुए, जैसे कि राजीव गांधी का है, इंदिरा गांधी का है, मोरारजी देसाई का है, तो ऐसे करके हम उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको विदेश से इनकी चीजें आप याद रख सकते हैं। दूसरा कि इनकी मृत्यु विदेश में हुई। ठीक है, इनको विदेश मंत्री भी रहे हैं ये, विजय घाट इनके समाधि स्थल को कहा जाता है, और इनका एक नारा था जय जवान जय किसान। तो आप उसको जय जवान जय किसान ना करते हुए जय जवान विजय किसान करके आप याद कर लो, तो आपको ये भी चीज याद रहेगी कि जो विजय वाला जो संबंध है वो आपके लाल बहादुर शास्त्री से है। तो आपको ऐसे करके चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब आता है मोरारजी देसाई को। मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि ये चीजें मेरे मन में ही मुझे याद है, क्योंकि कई बार मैंने लिखी हुई है। तो लेकिन अब मुझे पढ़ते पढ़ते ऐसा हो गया कि मुझे याद आ जाता है कि मैंने इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बना रखी थी। ठीक है, जैसे मोरारजी देसाई का है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, सबसे अधिक आयु में प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से प्रधानमंत्री थे जो सबसे अधिक आयु में बने, तो मोरारजी देसाई। अब इससे आपको दो चीजें याद हो सकती हैं कि अच्छा, क्योंकि उस टाइम क्या है, कांग्रेस का ही शासन था, तो इनका शासन आते आते इनको इतना टाइम हो गया कि इनकी एज इतनी ज्यादा हो गई, तो आपको ये चीज याद रह जाएगी कि हाँ सबसे अधिक आयु में इसलिए ये बने थे। ठीक है, दूसरा है प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति यही थे। तो चूंकि उस टाइम कांग्रेस की सरकार का बोलबाला था, तो उस टाइम इनकी सरकार नहीं चल पाई, तो इनको अपना इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि ये गैर कांग्रेसी थे। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह के बारे में है, एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अपना कार्यकाल में संसद में एक ही बार कदम नहीं रखा। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अच्छा ये किसी के चरण को पकड़ के रहते होंगे इसलिए इनको संसद में जाना ही नहीं पड़ा। तो आपको ऐसे करके चीजें याद रखनी है। ठीक है, और
इनके समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। तो आपने सुना होगा जो चौधरी होते हैं वो आपको हरियाणा तरफ बहुत ज्यादा मिलेंगे और वो जो खेती करने में वो बहुत माहिर होते हैं, इसलिए इनका संबंध अपन किसान से जोड़ देते हैं। इनका जो समाधि स्थल था उसको किसान घाट कहा जाता है। तो ये चीजें याद करने का तरीका आपका ये होना चाहिए। यदि आप ऐसे याद करेंगे तो आपको चीजें लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल याद रहेंगी। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल बताए हैं, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था कि शॉर्ट ट्रिक बनानी कैसे है। कुछ लोगों ने पूछा है कि हमें चीजें याद नहीं रहती हैं तो हम उनको कैसे याद रखें। तो आप इस तरीके से जब पढ़ेंगे तो आप उनको याद रख सकते हैं। और किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि आपको कोई शॉर्ट ट्रिक बना के देगा तभी आप पढ़ पाएंगे। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप अपनी शॉर्ट ट्रिक खुद ही क्रिएट करिए। ठीक है, आप अपनी शॉर्ट ट्रिक खुद क्रिएट करेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा याद रहने वाला है, क्योंकि वो आपने बनाई है। तो यहाँ पे जितने भी हैं ये सब मैंने ऐसे ही पढ़े हुए हैं और मुझे ऐसे ही याद है ये। ठीक है, अब मैं ये आपको वो एक चीज और बता देती हूँ, जैसे कि कुछ आर्टिकल्स वगैरह रहते हैं वो आपको कैसे याद रखने हैं। तो मैं एक बार आर्टिकल का बता देती हूँ, जैसे मैं याद रखती हूँ। थोड़ा हंसने वाली चीजें हैं पर ठीक है यार, जैसे हमें याद रह सकती हैं हमें उसको ऐसे याद रखना चाहिए। मैंने एक पढ़ा था पंचायती राज। जो पंचायती राज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इसकी जो सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमें उनको कैसे याद रखना है, तो मैंने उनके लिए भी ट्रिक बनाई हुई। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि मुझे अपनी चीज़ें मैं अपनी मन में ही याद कर लेती हूँ। ठीक है, और मुझे इतना काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, और मैंने कई बार चीज़ें लिखी हैं तो मुझे वैसे ही याद हो गई हैं। जब भी आप पढ़ेंगे, अगर आप 2-4 बार पढ़ते चले जाएंगे तो आपको भी चीज़ें याद होती चली जाएंगी। ठीक है, मैंने यहाँ से आपको इतना पता होना चाहिए पहले कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक पंचायती राज का उल्लेख है। तो ये 243 से 243 ओ तक। ठीक है, अपन पढ़ेंगे 243 में परिभाषाएं दी गई है। 243 ए ग्राम सभा, मतलब शुरुआत जो पंचायती राज की है वो ग्राम सभा से ही है, इसलिए पहली शुरुआत ए से अपन ग्राम सभा से याद रखना है। ठीक है, बी में पंचायतों का गठन, जब ग्राम सभा आ गई है तो पंचायतों का गठन बी में करेंगे। सी में आप पंचायतों की संरचना, और डी में स्थानों का आरक्षण। ठीक है, ई तक 243 ई पंचायतों की अवधि, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपका आता है पंचायती राजों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, मतलब कर अधिरोपित करना। अब हमें पता है कि जब हम कोई भी कर हमसे लिया जाता है तो उसके बदले हमें कोई सेवा नहीं मिलती, क्योंकि कर और शुल्क में यही अंतर है। शुल्क जो रहता है उसमें हमें कोई सेवा मिलती है, कर में कोई सेवा नहीं मिलती। लेकिन अपन सिर्फ याद रखने के पर्पज से करेंगे। तो इसमें एच में दिया गया 243 एच, तो हम इसको करेंगे, देखो इस हाथ दो इस हाथ दो। ठीक है, एच हो गया है, मतलब कि एच में 2 डंडे होते हैं तो इस हाथ दो ऐसे करके आपको याद रखना है। तो 243 एच में दिया गया है पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की जिनको शक्तियां दी गई। ठीक है, आई में दिया गया वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, ये आपको याद करना पड़ेगा। जे में पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। अब देखो ये आई सीधा होता है तो उसमें वित्त दिया गया है, और जे थोड़ा घुमा वाला होता है। यदि आपने थोड़ा सा भी घुमा के काम किया और आपने इधर उधर हेरा फेरी, वित्त को हेरा फेरी करने की आपने कोशिश की, तो फिर आपकी लेखा परीक्षा भी हो सकती है। लेखा परीक्षा मतलब एक ऑडिट करना कि जो आप पैसा आया था वो आपने सही से खर्च किया या नहीं किया, तो आपका ऑडिट भी हो सकता है। वैसे ये ऑडिट होता ही है, लेकिन हमें याद करना है तो हमें फिर ऐसे याद कर लेते हैं। ठीक है, और 243 ओ में दिया है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। 243 ओ मतलब कि इसमें न्यायालय का क्या हस्तक्षेप होना चाहिए, न्यायालय का हस्तक्षेप होगा वो 0 होगा, इसलिए हमने उसको ऐसे याद कर लिया 243 ओ। तो आपको ऐसे, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें मैंने ट्रिक से क्यों नहीं याद की। आप सारी चीजों के लिए ट्रिक नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फिर ऐसे ट्रिक भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे और सब हौच पौच हो जाएगा। तो हमें सारी चीजों के लिए ट्रिक नहीं बनाना है। जितनी चीजें हमें ऐसे ही याद रह सकती है, क्योंकि यदि आप बीच बीच में से आर्टिकल याद कर लेंगे, ट्रिक से याद कर लेंगे, तो उसके ऊपर नीचे वाले आर्टिकल आपको वैसे ही याद रहने वाले हैं। तो हमें सारी चीजों में ट्रिक बनाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, इसमें आपको वैसे ही PQRST के तहत ऐसे ही याद करना है। देखो 243 एस में दिया गया वार्ड समितियों का गठन एवं संरचना, S4 समिति। ठीक है, 243 एस और एस से आती समिति, तो इसका मतलब है 243 एस में दिया गया है वार्ड समितियों को गठन करने की संरचना। ठीक है,
स्थानों का आरक्षण 243 में दिया गया। स्थानों में, स्थान जब आप लिखेंगे तो उसमें टी आएगा, तो स्थानों में आरक्षण आपका 243 में हो गया। ठीक है। और नगर पालिकाओं की शक्तियां, अपराधिकार, उत्तरदायित्व, मतलब कि एक प्रकार से उनका कार्य क्या है, वर्क क्या है उनका, तो 243 डब्लू से वर्क मान लो आप, तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। और बाकी चीजें जो है, जो आप एक दूसरे को कंपेयर करके भी याद कर सकते हैं, कि जैसे उसमें आई में ये दिया गया था, जैसे उसमें आई में दिया गया था आपका वित्त आयोग, इसमें आपका बाई, आई बाई, मतलब कि उधर आई में दिया गया है, इधर बाई में दिया गया, आई बाई करके ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो यही मेरा पढ़ने का तरीका है, ट्रैक बनाने का तरीका है, तो इससे आपको चीजें बहुत लंबे टाइम तक याद रह सकती हैं। और भी कई सारी चीजें हैं शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बनाई हुई हैं, तो वो मेरी एक अलग से नोटबुक है, उसमें है, पर मैंने एक सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बताने की दृष्टि से कि आप कैसे इस पर काम कर सकते हैं, तो मैंने आपको एक सिर्फ 2 एग्जाम्पल बताए हैं कि यदि आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा समय तक याद रखेंगे। सो अगला वीडियो यदि आपको किसी सब्जेक्ट पे चाहिए, किसी टॉपिक पे चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। सो थैंक यू सो मच।